हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 2 जुलाई और देख लेते हैं आज के झारखंड के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। पहला न्यूज़ है अवैध खनन को लेकर, जो कि साहिबगंज के अंदर देखने को मिला, जहां पर अवैध खनन में 2 मजदूर मरे और पत्थर कारोबारी को ईडी का समन। साहिबगंज जिले के पतना अंचल क्षेत्र के चपाड़े पहाड़ में शुक्रवार की रात अवैध खनन के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस मामले में ईडी ने पत्थर कारोबारी कृष्ण कुमार शाह को समन भेजा है। ईडी ने कृष्ण शाह को 5 जुलाई को दिन के 11 बजे रांची के हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। शुरुआत में इस घटना को दबाने का प्रयास हुआ, लेकिन ईडी द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने के बाद स्थानीय पुलिस और जिला खनन पदाधिकारी के मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से यह भी साफ हो गया है कि इलाके में अभी भी अवैध खनन का धंधा चल रहा है। इस घटना में बरहरवा के मजदूर शपथ मंडल व पश्चिम बंगाल के मजदूर मिठुन कुमार की मौत हो गई। मृत मजदूर शपथ मंडल का दाह संस्कार किया जा चुका है, जबकि रंगा थाना पुलिस पश्चिम बंगाल के मृत मजदूर मिठुन कुमार का शव लाने के लिए पश्चिम बंगाल रवाना हो चुकी है। ईडी की टीम इससे पहले 8 जुलाई 2022 को 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में कृष्ण शाह के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। साहिबगंज जिले में शुक्रवार की रात अवैध खनन के दौरान 2 मजदूरों की मौत की सूचना मिलने के बाद ईडी ने अपनी गतिविधि तेज कर दी है। मामले की प्रारंभिक जांच में ईडी ने पाया कि चंपाड़े मौजा के पहाड़ के ब्लास्ट करने के लिए डीप होल किया जा रहा था। इसी क्रम में एक चट्टान टूटकर मजदूरों पर गिरा। इससे पश्चिम बंगाल के मिथुन कुमार और बरवा के गणेशपुर निवासी शपथ मंडल नामक मजदूरों की मौत हो गई। अवैध खनन के लिए पत्थर व्यापारी कृष्ण शाह के निर्देश पर मजदूरों द्वारा डीप होल किया जा रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद अवैध खनन में शामिल पत्थर व्यापारियों ने जेसीबी से चट्टान हटाकर शवों को निकाल और कहीं लेकर चले गए। पश्चिम बंगाल का मृत मजदूर मिठुन कांदी गांव का रहने वाला बताया जाता है। घटना के बाद अवैध खनन में शामिल गिरोह के सदस्यों ने मामले पर पर्दा डालने के लिए मृतकों के परिवारों में से समझौता करना शुरू किया, ताकि किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। बताया जाता है कि इसी कोशिश में बरहरवा के मृत मजदूर शपथ मंडल पिता प्रफुल्ल मंडल का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल के मजदूर मिठुन का अंतिम संस्कार अब तक नहीं किया जा सकता है। ईडी ने मामले की प्रारंभिक जांच के बाद कृष्ण को पूछताछ के लिए समन जारी किया। इसके अलावा ईडी ने इस घटना में हुई मौत के बारे में प्रशासनिक और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। घटना में मारे गए मजदूर शपथ मंडल और मिठुन की हुई शिनाख्त। पत्थर कारोबारी कृष्ण कुमार शाह को 5 जुलाई को ईडी ने अपने ऑफिस में बुलाया है। वीरेंद्र राम के 3 बदगारों से और 3 दिन पूछताछ करेगी ईडी। अमित अग्रवाल व दिलीप की जमानत पर सुनवाई कल होगी। पहाड़ में ब्लास्ट करने के लिए डीप होल किया जा रहा था। इसी क्रम में एक चट्टान टूटकर मजदूरों पर गिरा और इसी तरह से उनकी मौत हो गई। चापेड़ पहाड़ में शुक्रवार की रात हादसा मामले को दबाने की भी कोशिश विफल रही। अब आगे देखते हैं क्या होता है। निजी स्कूलों और कॉलेजों के लिए जैक ने बनाई नियमावली, नहीं चलेगी मनमानी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक से संबद्ध राज्य के निजी स्कूल कॉलेजों कक्षा 9वीं से 12वीं तक का संचालन अब सरकारी स्कूलों कॉलेजों की तरह ही किया जाएगा। पहली बार जैक ने मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों कॉलेजों में पठन पाठन कक्षाओं के संचालन, परीक्षा के आयोजन और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नियमावली बनाई गई है। 4 साल बाद पूर्ण जैक बोर्ड के गठन के बाद शनिवार को बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में उक्त नियमावली की स्वीकृति प्रदान की गई। इस नई नियमावली के लागू होने के बाद राज्य के निजी स्कूल कॉलेजों में कक्षा से लेकर परीक्षा तक सब कुछ सरकारी स्कूल की समय सारिणी के हिसाब से चलेगा। जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 1000 शिक्षण संस्थान जैक बोर्ड से संबद्ध है। इसमें जैक ने स्थानीय व अस्थानीय मान्यता प्राप्त हाई स्कूल, इंटर कॉलेज,
मदरसा व संस्कृत स्कूल शामिल हैं। अब तक ये स्कूल कॉलेज अपनी अपनी सुविधानुसार कक्षाओं का संचालन से लेकर परीक्षा तक का आयोजन करते आ रहे थे। जैक द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के अलावा स्कूल और कॉलेज स्तर पर ली जाने वाली परीक्षाओं में एक रूपता नहीं थी। ऐसे में कई तरह की तकनीकी परेशानियां आ रही थी। इस समस्या को देखते हुए जैक ने नई नियमावली बनाई है। इस नियमावली से विद्यार्थियों के अलावा शिक्षकों को, कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। काम सुचारू से होगा। 4 साल बाद अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक में नियमावली को दी गई स्वीकृति। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी कक्षाएं। 9वीं से 12वीं तक बच्चों के नामांकन के दिए निर्देश। नई नियमावली में बच्चों के नामांकन को लेकर भी प्रावधान तय किया गया है, जिसमें कि 9वीं से लेकर 12वीं कक्षाओं तक के छात्रों को नामांकन का दिया है निर्देश। ठीक है, आगे देखते हैं। योजना के पहले दिन युवाओं में दिखा जोश व जुनून। पहले दिन 1200 अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षा में लिया भाग। अग्निपथ योजना के तहत सेना में जाने के लिए युवाओं में जोश दिख रहा है। 1 से 9 जुलाई तक शारीरिक परीक्षा में विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। पहले दिन शनिवार को सामान्य प्रवेश परीक्षा पास गोड्डा, लोहरदगा व पूर्व सिंहभूम जिले से लगभग करीब 1200 अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षा में भाग लिया। इसके तहत दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप आदि शामिल हैं। इसमें 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए हैं, लेकिन बहाली पूर्ण होने के बाद ही सेना के अधिकारियों द्वारा सही आंकड़ा पेश किया जाएगा। बहाली के दौरान सेना की ओर से स्थल पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। अग्निपथ योजना में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रात के 12 बजे मोरहाबादी मैदान में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। भर्ती को लेकर कई जिलों से अभ्यर्थी एक दिन पहले ही रांची के मोरहाबादी पहुंच रहे हैं। अभ्यर्थियों के विश्राम के लिए सेना की ओर से हैंगर की व्यवस्था की गई है। आज दिन जिलों के अभ्यर्थी लेंगे शारीरिक परीक्षा में भाग। रविवार को कोडरमा, पश्चिम सिंहभूम व बोकारो जिले के करीब 1300 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। किस जिले के अभ्यर्थी कब होंगे बहाली में शामिल, ये पूरा दिया है। 3 जुलाई को, 4 जुलाई को, 5 जुलाई को और 6 जुलाई को। तो इस तरह से सभी जिलों के अभ्यर्थी जो है वो शामिल होंगे। आगे देखते हैं। रांची एयरपोर्ट पर होगी पेपरलेस एंट्री, यात्री का चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास। देश के कई एयरपोर्ट की तर्ज पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक आधारित नई प्रणाली लगेगी। इसमें यात्रियों की पहचान उनके चेहरे से होगी। यानी कि ये जो फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक है, इसके आधारित नई प्रणाली लगेगी। इसमें यात्रियों की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डीजी यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए हवाई अड्डा पर पेपरलेस एंट्री कर सकेंगे। एफआरइट तकनीक सुरक्षा जांच और अन्य चेक पॉइंट पर यात्रियों का यात्रा संबंधी डाटा खुद ब खुद प्रोसेस हो जाएगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक KL अग्रवाल ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इस मशीन को लगवाने की स्वीकृति मिल गई है। मार्च 2024 तक यह मशीन लगाई जाएगी। यह प्रणाली दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डा पर भी लगाई जा चुकी है। एयरपोर्ट निदेशक ने कहा कि डीजी यात्रा ऐप में यात्रियों की व्यक्तिगत पहचान बताने वाले डाटा को केंद्रीकृत प्रणाली में स्टोर नहीं किया जाता है। पहचान पत्र और यात्रा की जानकारियां यात्रियों के फ़ोन के सुरक्षित वॉलेट में रहेगी। ऐप में यात्रियों का डाटा इनक्रिप्टेड होगा। इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यात्रियों का डेटा हवाई अड्डे से 24 घंटे पहले साझा होगा और यात्रा पूरी होने के 24 घंटे में इसे हवाई अड्डा के सर्वरों से अनिवार्य रूप से मिटा दिया जाएगा। पहचान बोर्डिंग पास से लिंक होगा। ऐसे होगा उपयोग, मतलब इस तरह से उपयोग है। यात्री को डीजी यात्रा मोबाइल ऐप पर अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन और फोटो अपलोड करना होगा। ऐप के जरिए ही बोर्डिंग पास स्कैन करना होगा। यह जानकारियां हवाई अड्डों से साझा होगी।
हवाई अड्डों के ई गेट पर बोर्डिंग पास का बारकोड स्कैन होगा। यही FRT लगा होगा। इसमें यात्री के चेहरे से पहचान व यात्रा दस्तावेजों की पुष्टि होगी। प्रक्रिया पूरी होने पर जो है यात्री ई गेट में हवाई अड्डा पर प्रवेश कर सकेंगे और जांच, सुरक्षा और विमान चढ़ने पर इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। आगे देखते हैं। योगी परमहंस के मूल विचार व विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत है, भूपेंद्र यादव ने कहा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि योगी परमहंस योगानंद के पूरे विश्व विज्ञान के प्रसार के क्षेत्र में विश्व में योग विज्ञान के प्रसार के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। सरकार का प्रयास है कि कैसे इसे सरल ढंग से लागू किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 21 जून को विश्व योग दिवस पर 180 देशों ने UN में एक साथ योग किया। योग आसान नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। योगी परमहंस के मूल विचार व इस विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। श्री यादव ये शनिवार को योगदा सत्संग विद्यालय के नए परिसर व योगदा सत्संग कॉलेज सभागार के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए अहम कार्य किए हैं। शिक्षा आज मनुष्य की आवश्यकता बन गई है। शिक्षण संस्थान ऐसे हो जो पर्यावरण के साथ मन को भी संतुलित रख सके, जैसे कि योगदा सत्संग सोसाइटी की ओर से संचालित स्कूल है। भारत सरकार की स्कूल रहा है। भारत सरकार के वित्तीय सहायता से बना भवन। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट स्मरणानंद गिरी ने कहा कि भारत सरकार की वित्तीय सहायता से एक अत्याधुनिक सभा भवन एवं बहुउद्देशीय कक्ष का निर्माण कराया गया है। 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। प्रथम तल पर 10,000 वर्ग फीट का एक कक्ष और भूतल पर 2000 फीट का 5 कक्ष है। प्रशासनिक भवन, कंप्यूटर एवं विज्ञान, इस तरह से सभी चीज़ों का यहाँ पे निर्माण कराया गया है। स्वानंद गिरी ने कहा कि 6 कक्षाओं के 4 समूह का निर्माण एक विशिष्ट योजना के अनुसार किया गया है ताकि छात्रों के लिए भरपूर सूर्य प्रकाश और वायु संचार उपलब्ध हो, वे प्रकृति से निकटता का अनुभव करें। धन्यवाद ज्ञापन योगदा सत्संग सोसाइटी के महासचिव ईश्वरानंद गिरी ने किया। आगे देखते हैं। खुद को केंद्रीय वित्त सचिव बता रिम्स में स्टाफ नर्स बनाने के नाम पर कई महिलाओं से 18 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में सदर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें लातेहार के राजा महला निवासी सुनील तिर्की और रिम्स हॉस्पिटल के क्वार्टर नंबर 294 में रहने वाले विंसी टोपनो शामिल हैं। मामले में गढ़वा टोली शांति नगर निवासी अंजलि सुजाता बाड़ा सदर थाना केस दर्ज कराया है। आवेदन में कहा है कि विंसी टोपनो के जरिए वह सुनील तिर्की से मिली थी। सुनील ने उसे बताया कि वह भारत सरकार में वित्त सचिव के पद पर कार्यरत है, फिर अपना पहचान पत्र भी दिखाया। इसके बाद रिम्स में स्टाफ नर्स के रूप में नौकरी दिलाने का झांसा देकर जुलाई 2022 में 2.5 लाख रुपए व अगस्त में 3 लाख रुपए लिए। जब अगस्त 2022 में रिम्स के स्टाफ नर्स का रिजल्ट आया तब उसमें मेरा नाम नहीं है। तब एहसास हुआ कि वह ठगी गई है। जब वो पैसा मांगने के लिए सुनील तिर्की के पास गई तब वह धमकी देने लगा कि जो करना है वो कर लो, पैसा नहीं देंगे। इसके बाद मेरे साथ गाली गलौज किया गया। बाद में पता करने पर जानकारी मिली कि प्रीति रश्मि मिंज से 4.5 लाख, हेलिना तिर्की से 4,25,000 और नमिता डांग से 3,75,000 नौकरी के नाम पर लिया गया है। 30 जून को श्रीनिवास मोटर के पास देखा कि सुनील किसी और लड़की को ठगने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद उन्होंने फ़ोन कर कुछ और लोगों को बुलाया। सभी के सहयोग से सुनील तिर्की को पकड़ा लिया और सदर पुलिस के हवाले कर दिया।
खुद को केंद्रीय वित्त सचिव बताता था आरोपी सन्नी तिर्की। रिम्स में स्टाफ नर्स बनाने के नाम पर 18 लाख ठगे 2 गिरफ्तार। आरोपी सन्नी तिर्की व विन्नी टोपनो। देख लें और ये समझ आता है। आगे देखते हैं आज का हमारा न्यूज़ सेशन मॉर्निंग का। हमारा 2 न्यूज़ सेशन आता है, एक मॉर्निंग में आता है, एक संध्या का न्यूज़ सेशन आता है, जिसमें दिन भर में मैं झारखंड के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है उसको मैं कवर करता हूँ। आई होप आप दोनों ही वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और आप वीडियो पसंद आता है, सारी जानकारी आपको अच्छे से मिलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को झारखंड के सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। और हमारा चैनल का जो 1K का टारगेट है उसको अचीव कराने में अपना सहयोग कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।